अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज नाज़रीन हम बात करेंगे बांझपन के हवाले से कि बांझपन का मर्ज़ जो होता है ये क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेडिकल के अंदर इनफर्टिलिटी और स्टीरिलिटी दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में इन दोनों को बांझपन ही कहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा फ़र्क है जिसे आम तौर पर गड़बड़ कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये बताया जाए इनके दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़ह किया जाए। इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि एक औरत जो है वो उसके अंदर कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी ऐसी नहीं है, बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू है। लेकिन अगर 1 साल तक शदीद ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम कहते हैं कि इस औरत को बांझपन का मर्ज़ हो गया है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक औरत जो है उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है या 2 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके बाद दोबारा उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती और उसको हमल वगैरह नहीं ठहर रहा होता, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर किसी औरत को प्रेगनेंसी हुई नहीं है शुरू से और उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही और बज़ाहिर उसको कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। स्टीरिलिटी जो होती है उसमें ये होता है कि किसी जिस्मानी ख़राबी की वजह से, मिसाल के तौर पर उसमें ट्यूमर हो सकती है, सिस्ट हो सकती है या ट्यूब्स बंद हो सकती हैं या कोई और इस तरह का इशू है, तो उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इसको हम स्टीरिलिटी कहेंगे। इनफर्टिलिटी में बाज़ बात ये भी होता है कि एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है और लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो ज़िंदा पैदा नहीं होते। ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है बुनियादी तौर पे। जहाँ तक आज हमने इस वीडियो के अंदर इनफर्टिलिटी को ही डिस्कस करना है कि ये बांझपन जो होता है, इस किस्म का बांझपन जो होता है वो मर्दों में भी हो सकता है, औरतों में भी हो सकता है, ठीक है ना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जो होती है वो एक मर्द को होती है, ठीक है ना जी, और ट्रीटमेंट जो है वो औरत करवाती रहती है। या कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जो है वो औरत को होती है और ट्रीटमेंट जो है वो मर्द लेता रहता है। तो नाज़रीन, ये जो एक काफ़ी पेचीदा और हसास एक प्रॉब्लम है और जो कि काफ़ी ख़वातीन जो हैं इससे डिस्टर्ब होती हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 10 से 15% ख़वातीन जो हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं। तो होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्ज़ का इलाज जो है वो बहुत ही कामयाब तरीके से किया जा सकता है। अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास इन टाइम आता है तो उसका ये मसला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एज फैक्टर को, कि एज जो है वो किसी भी औरत को कंसीव करने के लिए उसमें उम्र का बहुत अमल दखल होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो एग्स की प्रोडक्शन होती है वो सही नहीं होती। एग्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी तादाद भी कम होना शुरू हो जाती है। 30 साल के बाद औरत जो है उसके अंदर कंसीव करने के लिए कुछ इतनी कुव्वत नहीं रहती, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो एज फैक्टर इसमें जो है एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं बॉडी वेट जो है। बॉडी वेट जो है ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है कंसीव करने के लिए। अगर कोई औरत मोटापे का शिकार है तो उसकी वो जल्दी कंसीव नहीं करेगी, उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह अगर कोई औरत जो है वो अंडर वेट है, उसके अंदर ग़िज़ाई कमी है और कुछ उसको एनीमिया है, तो वो भी कंसीव सही तरह से नहीं कर सकेगी और जल्दी नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा
जो बॉडी वेट है वो उसको मेंटेन करना चाहिए, और इसकी वजह से एक औरत जो है वो जल्दी कंसीव कर सकती है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ एक कन्फ्यूजन है, मैं वो उसको ज़रा क्लियर करता जाऊँ कि अक्सर औरतें जिनका जिस्म जो है भारी होता है, उनको हर बंदा मशवरा दे रहा होता है कि जी आप एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप ऐसे करें, वेट रिड्यूस करें तो जल्दी जो है ना ये मसला हल हो जाएगा आपका। नाज़रीन, एक्सरसाइज करने से इसकी तीसरी बड़ी वजह जो है वो ओवर एक्सरसाइज है। अगर कोई औरत जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करती है तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है ना, ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप जो वर्जिश करें लेकिन उसको नॉर्मल तरीके से करें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से जो है वो जो एग्स की प्रोडक्शन होती है उसका जो पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। ये बहुत ही एक अहम पॉइंट है। फिर ये है कि तंबाकू नोशी करने से, शराब नोशी करने से, या जो ज़हनी तनाव है उसकी वजह से जो है ना ये मसला हो सकता है कि एक औरत जो है वो कंसीव नहीं कर पाती, उसको इनफर्टिलिटी का मसला हो जाता है। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को अगर आप अपने जहन में रखें, एज फैक्टर का मैंने ज़िक्र किया है, बॉडी वेट का मैंने ज़िक्र किया है, जो कि बहुत अहम है। आपके बॉडी वेट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ आती है इर्रेगुलर पीरियड्स, कि बाज़ लेडीज़ के अंदर ये होता है कि उनके मेंसेस जो हैं वो रेगुलर नहीं होते, कभी 4 दिन 7 दिन ऊपर चले गए, कभी जल्दी आ गए, ठीक है ना, कभी कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए। तो मेंसेस का रेगुलर होना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें ना हो और इनका तदारक कर लिया जाए, इनसे बचाव कर लिया जाए और एहतियात की जाए तो ये मसला बहुत जल्द अल्लाह के फजल से हल हो जाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी की अलामत क्या होती हैं। तो सबसे पहली अलामत तो इसकी यही होती है कि औरत जो है वो कंसीव नहीं कर रही होती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती, और उसकी दूसरी जो उसका मेन जो सिम्टम है वो ये होता है कि मेंसेस जो होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं, या तो ज़्यादा आ रहे होते हैं या कम आ रहे होते हैं, और जो पीरियड्स जब आते हैं तो ब्लीडिंग जो होती है वो क्लॉटेड होती है, ब्लैकिश कलर की होती है या पेल होती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि शदीद दर्द होता है मेंसेस के दौरान। फिर इसका एक सिम्टम ये है कि हम बिस्तरी के दौरान जो है वो दर्द होता है, जो कि इंटरकोर्स है वो बहुत पेनफुल होता है, ड्राइनेस होती है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की वजह से मोटापा आना शुरू हो जाता है, जिस्म जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है, और बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लेडीज़ जो हैं वो जब उनको ये मसला होता है तो उनके बाल बहुत बारीक हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की इसकी कुछ अलामत होती हैं जिन औरतों में बांझपन का मसला होता है। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ फ़ीमेल बांझपन की बात ही कर रहा हूँ। ये मर्ज़ जो है ये, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये मर्दों को भी हो सकता है, ठीक है ना, और इसका ट्रीटमेंट जो है जब आप लें तो मेरे ख़्याल के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी को इकट्ठा इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और डॉक्टर को से जाके अपने सिम्टम को डिस्कस करना चाहिए। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि ऐसी ख़वातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं और जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिनको बांझपन का मसला है, उनको खुराक किस तरह की लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि ख़वातीन जो हैं वो अस्पतालों के चक्कर लगाती रहती हैं, अद्वियात खाती रहती हैं, लेकिन जो बेसिक वजूहात होती हैं उन पे ध्यान नहीं देती या उन आदत को चेंज नहीं करती जो कि बांझपन की वजह बन रही होती हैं। मेरी मुराद इससे ये है कि आपकी खुराक किस तरह की है, ठीक है ना। तो जो ख़वातीन फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, उसमें बर्गर्स वगैरह और शवारमे और इस तरह की चीज़ें, और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेती हैं, चिप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उनके अंदर ये मसला पैदा हो जाता है। एक तो मोटापा आना शुरू हो जाता है, और दूसरा जो कंसीव करने में मसला होता है। जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं वो मेरी इन बातों को गौर से सुनें कि हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़ का लोग कहते हैं जी ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ लेनी है, ये नहीं लेनी, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी तहकीक के
बाज़ का कुछ चीज़ों को मना कर दिया जाता है लेडीज़ को कि ये नहीं खानी आपने, ये गर्म होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप जो है ज़्यादा फैटी चीज़ें ना लें। जैतून का तेल जो है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, वो इस्तेमाल करें। सी फूड पे ज़्यादा तवज्जो दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे जिसमें मछली वगैरह और बाकी जो सी फूड है, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं, जो आपको पसंद है वो आप खाएं। और नट्स आपको लेने चाहिए, और जिसमें आप काजू खाएं, बादाम खाएं, और बाकी चीज़ें जो हैं जो ड्राई फ्रूट के अंदर आती हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है जी। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आयरन वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करें। और चाय बिल्कुल नहीं, बहुत कम लें, बिल्कुल चले थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। काफ़ी बहुत ज़्यादा ना लें। शराब नोशी जो है उससे बचना चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। और जमने वाली जो फ़ैट है ज़्यादा, जो चिकनाई है, गोश्त जो है ज़्यादा, और ऐसी स्कील चीज़ें जो जिनके अंदर जो चिकनाई होती है वो जमती है, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें। दालें, सब्ज़ियाँ और फल ज़्यादा यूज़ करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली चीज़ें जो हैं उनको अपने इस्तेमाल में ज़्यादा रखें। इस तरह की एहतियात करने से ग़िज़ा के अंदर, अद्वियात के अंदर, और प्रॉपर रहनुमाई लेके आप मरीज़ को चाहिए कि वो अपना इलाज करवाए, तो अल्लाह के फजल से ये मसला हल हो जाता है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक बांझपन का तल्लुक़ है, होम्योपैथी में 130 से ज़्यादा अद्वियात ऐसी हैं जो कि इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी 130 से ज़्यादा मेडिसन बांझपन के लिए होम्योपैथी में इस्तेमाल होती हैं। इन अद्वियात को हमने उनकी अलामात के मुताबिक और मरीज़ के मजाज के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। मैंने आज यहाँ तज़किरा करने के लिए जिस मेडिसिन का इंतखाब किया है उसका नाम है प्लाडियम। प्लाडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो ओवरीज़ के ऊपर इसका बहुत ख़ास असर है। ख़ास तौर पे दाएं तरफ की ओवरी जो है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा असर करती है। अगर ओवरी जो है वो उसमें स्वेलिंग हो गई है और उसमें वीकनेस पैदा हो गई है, उसमें इन्फेक्शन हो गई है किसी वजह से, और रसौली बन गई है ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर जब मरीज़ को रसौली होती है तो उसको बोझ महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ नीचे लटक रही है। जब मरीज़ा खड़ी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेटने से उसको सुकून मिलता है। इसी तरह जो रहम होता है उसका साइज़ बढ़ जाता है। रहम जो है वो हार्ड महसूस होता है, भारी महसूस होता है, नीचे लटका हुआ महसूस होता है। ये प्रोलैप्स जो होता है ना जी, रहम जो है नीचे लटक जाता है और बाहर आना थोड़ा सा शुरू हो जाता है। उसके लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। जबकि मरीज़ा का मूड उसके इस दौरान बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो, उसका बार बार रोने को दिल करता हो, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ दर्द हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर किसी औरत को दाईं ओवरी के अंदर दर्द हो रहा है तो पेट को ऊपर से दबाने से, ओवरी वाली जगह को प्रेस करने से और उसको मलने से सुकून मिलता है, लेटने से भी सुकून मिलता है। म्यूज़िक सुनने से इसकी तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती हैं, जज्बाती होने से इसकी तकालीफ़ जो हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। ये इसकी एक बहुत ख़ास जो है वो अलामत है। इसका जो हैज़ है, जो मेंसेस हैं, वो दर्द के साथ आते हैं, कभी जल्दी आ गए, कभी देर से आ गए, ठीक है ना जी। अगर शुरू हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग होगी, पेनफुल होते हैं इसके मेंसेस अक्सर को। तो इसका जो कलर होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो क्लॉटेड होती है और ब्लैकिश होती है। इस तरह की इसके अंदर जो है ना वो हैज़ की अलामत होती हैं। तो इसकी मरीज़ा को जो लकोरिया आता है वो बहुत गाढ़ा होता है, चिपकने वाला होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। बाज़ का पीले कलर का आता है लकोरिया। ये हैज़ से पहले और बाद में भी ज़्यादा होता है और इसमें से स्मेल भी आती है। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की अलामात किसी औरत के अंदर हैं और वो कंसीव नहीं कर रही, अगर वो उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो प्लाडियम जो है ये बहुत अच्छा काम करती है और उसकी हेल्प करती है इस मामले में। नाज़रीन, होम्योपैथी की बाकी मेडिसिन जो हैं वो अलामात के मुताबिक मरीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और ये नहीं हो पा रहा, तो होम्योपैथी की खिदमत हासिल करके आप अपने इस बहुत ही पेनफुल और पेचीदा मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।